हेलो। इस हफ्ते एक के बाद एक दो नए और बड़े आईपीओज आ रहे हैं। जी हाँ, दोनों ही आईपीओज का इशू साइज बड़ा है। एक है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड और दूसरी है कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। दोनों ही कंपनीज काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इन दोनों कंपनीज के बिजनेसेस के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, दोनों की फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स उनके आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसपीएफसी फाइनेंस लिमिटेड से। एसपीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ 3 अगस्त थर्सडे से ओपन होगा और 7 अगस्त मंडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 1025 करोड़ रुपीस के इस आईपीओ में 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और 425 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल। फ्रेश कैपिटल का यूज एसपीएफसी फाइनेंस अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और अपने कैपिटल बेस को बढ़ाने में यूज करेगी। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। 2008 में इनकॉर्पोरेटेड एसपीएफसी फाइनेंस लिमिटेड एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी के प्राइमरी कस्टमर बेस में एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड सैलरीड एंड वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड हैं, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक से अनसर्व्ड हैं। बेसिकली कंपनी अपने कस्टमर्स को सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स और लोन्स अगेंस्ट गोल्ड के फॉर्म में सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी क्लेयरमॉन्ट ग्रुप, आर्कवुड ग्रुप और मालाबार ग्रुप जैसे मार्की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बैक्ड है, जहां से कंपनी को उनकी एक्सपर्टीज और नेटवर्क का फायदा मिलता है। एसपीएफसी फाइनेंस की थ्रू इट्स वास्ट नेटवर्क एक डाइवर्सिफाइड पैन इंडिया प्रेजेंस है। एज ऑफ 31 मार्च 2023 152 ब्रांचेस के जरिए इनके फुटप्रिंट 16 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज और 120 सिटीज में मौजूद है। सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स का कंपनी के टोटल एयूएम में 79.31% कंट्रीब्यूशन है। लोन्स अगेंस्ट गोल्ड का 17.48% और बाकी का एयूएम अनसिक्योर्ड लोन से बना हुआ है। इनका ये ज्योग्राफिकली डाइवर्स नेटवर्क जो नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट में स्प्रेड है, उन्हें टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन को पेनिट्रेट करने में सपोर्ट करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसपीएफसी फाइनेंस ने कॉन्शियसली इस बात का ध्यान रखा है कि उनका एयूएम कॉन्सेंट्रेशन पर स्टेट लो रहे। साथ ही उन्होंने अपने लोन पोर्टफोलियो में भी किसी एक इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 10% से एक्सीड नहीं होने दिया है। अमंग एमएसएमई फोकस्ड एनबीएफसीज, एसपीएफसी फाइनेंस के पास फिलहाल हाईएस्ट एयूएम है, जो फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच स्टैगरिंग 44% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। प्लस फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच उनके लोन डिसबर्समेंट्स भी 40% सीएजीआर से ग्रो हुए हैं। As of 31 March 2023, कंपनी के सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स अगेंस्ट गोल्ड और अदर अनसिक्योर्ड लोन्स का एवरेज टिकट साइज 0.99 मिलियन रुपीस, 0.09 मिलियन रुपीस एंड 0.69 मिलियन रुपीस है रिस्पेक्टिवली। फाइनेंशियल ईयर 21 में एसपीएफसी फाइनेंस के कस्टमर्स 56,587 थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में नियर डबल होके 1,02,722 हो गए हैं और ये उनके बढ़ते एयूएम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। कंपनी का एयूएम फाइनेंशियल ईयर 21 में 2,221.32 करोड़ से इंक्रीज होके फाइनेंशियल ईयर 23 में 4,942.82 करोड़ तक पहुंच गया है। साथ ही उनकी बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 85 करोड़ रुपीस से शूट होकर लगभग 150 करोड़ रुपीस तक इंक्रीज हुआ है। रिटर्न रेशियोज की ओर अगर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 23 में उनके रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी में शार्प राइज देखने को मिला है। और एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसपीएफसी का नेट एनपीए फाइनेंशियल ईयर 21 में 1.95% से कंसिस्टेंटली डिक्लाइन होके फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.41% तक आ गया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी उसी दौरान 11.73% से ड्रॉप होके 9.32% पे आ गए हैं, जो शायद ये शो करता है कि कंपनी ने थोड़ी प्रूडेंट लेंडिंग की है। इंटरेस्टिंगली कंपनी ने अपने इंसेप्शन से ही एक वेल डिफाइंड आईटी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके ऑपरेशंस काफी स्ट्रीमलाइंड हैं।
एज ऑफ 31 मार्च 2023 उनके लगभग 90% MSME लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन कलेक्शंस नॉन कैश बेसिस पे हुए हैं, जिसकी वजह से उनका कैश मैनेजमेंट रिस्क कम हुआ है। इसके साथ वो अपने कस्टमर्स को भी रियल टाइम पेमेंट रिसीट्स प्रोवाइड कर पाते हैं। उनका सेंट्रलाइज्ड रियल टाइम लेंडिंग सिस्टम एक मल्टी प्रोडक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल कस्टमर ऑनबोर्डिंग, पेपरलेस लॉगिन और लोन प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। इस प्रोडक्ट की वजह से SBFC फाइनेंस का टर्न अराउंड टाइम काफ़ी क्विक हो जाता है। प्लस उनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो उनके कस्टमर्स को एग्जिस्टिंग लोन्स को मैनेज करने के लिए इनेबल करता है। SBFC फाइनेंस ने लेवियोसा नाम का लोन ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके जरिए वो कस्टमर ऑनबोर्डिंग और लोन डिसबर्समेंट्स कर सकते हैं। कंपनी ने अपने लोन अगेंस्ट गोल्ड पोर्टफोलियो के लिए भी एक डेडिकेटेड सेल्स एप्लीकेशन सेटअप किया है, जो उन्हें कस्टमर्स को घर बैठे बैठे लोन डिसबर्स करने में इनेबल करता है। बात करें इंडस्ट्री की, तो क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार लेस दैन 15% माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या MSMEs के पास एक्सेस टू क्रेडिट है, जिसके पीछे के मेन कारण है कि ज्यादातर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्हें सर्व नहीं करना चाहते। एज ऑफ फिस्कल 2023 एस्टिमेटेड है कि ये क्रेडिट गैप कुछ 92 ट्रिलियन रुपीस का है। इसलिए MSME डायरेक्टेड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस छोटे शहरों और गांवों में बढ़ रही है और 5 लाख रुपीस टू 30 लाख रुपीस तक के लोन्स अगले 3 सालों में 18 से 20% CAGR से ग्रो हो सकते हैं। ऐसे में SBFC फाइनेंस, जिनका 87.27% AUM 5 to 30 लाख रुपीस के टिकट साइज में ही फॉल करता है, वो इस मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको SBFC फाइनेंस की की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताती हूँ। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि अपने 100% लोन्स वो इन हाउस सोर्स करते हैं, यानी कि वो किसी भी एजेंट या कनेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं रहते। इसके 2 फायदे हैं। पहला ये कि अपनी इन हाउस सेल्स टीम और ब्रांच लेड लोकल मार्केटिंग एफर्ट्स उन्हें अपने कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस में लेने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर लॉयल्टी और स्टिकीनेस बढ़ती है। और दूसरा ये है कि अपने ऑपरेशंस के कंप्लीट कंट्रोल में रहने के कारण वो बेटर क्रेडिट एंड कस्टमर इवैल्यूएशन कर पाते हैं। प्लस उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन भी इम्प्रूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, SBFC फाइनेंस का AUM पर एम्प्लॉय पिछले 3 सालों में 1.51 करोड़ रुपीस से इंक्रीज होकर 1.75 करोड़ रुपीस पे आ गया है। बात करूं चैलेंजेस की, तो कंपनी की टोटल सिक्योर्ड MSME लोन बुक में से लगभग 81.33% लोन सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को दिए गए हैं, जो काफी हाई रिस्क प्रोफाइल परसीव की जाती है। जाहिर है रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट और डिफॉल्ट तो रहेगा ही, और ऐसे में SBFC फाइनेंस का बिजनेस नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। सेकेंडली, कंपनी को गोल्ड के अगेंस्ट लेंड किए हुए अमाउंट को रिकवर करने में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। LTV यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो, और ये रेशियो हमें बताता है कि बोरो की गई रकम के सामने जो एसेट्स खरीदे गए हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। एज अ थंब रूल ये रेशियो 80% से नीचे रहना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि उनकी लोन अगेंस्ट गोल्ड का LTV रेशियो वैसे तो 80% से कम है, मगर वो ऑलमोस्ट 70% के करीब है, जबकि सिक्योर्ड MSME लोन्स के लिए LTV सिर्फ 42.51% है। ऊपर से गोल्ड की वैल्यू डेप्रिशिएट होने या क्वालिटी इश्यूज होने के रिस्क भी बने रहते हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। शुरू करते हैं इस टेबल के साथ। ये जो फिगर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब फिगर्स क्रॉस में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू से कि ओवर द इयर्स हमें इसमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड में ये 511 से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में 530.7 पे आ गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में इसमें एक जंप देखने को मिल रहा है और ये 740.36 करोड़ पे आ गया। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये फिगर फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच में डिक्लाइन हुआ है। 85 से कम होकर ये 64.52 पे आ गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में इसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है और ये 149.74 करोड़ पे आ गया। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। एवरेज यील्ड ऑन ग्रॉस लोन बुक फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए इट्स 15.91%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 9.32% पे। ग्रॉस NPA है 2.43% पे। नेट NPA है 1.41% पे।
ROA की बात करें तो यह है 2.92%, ROE है 9.93%, PE है कंपनी का 33.33, जबकि इंडस्ट्री का PE है 30.44 पे। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये है 2.55। 2 ईयर सेल्स CAGR की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच 20.31% पे है, और 2 ईयर पैट CAGR फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच 32.72% पे है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट IPO डिटेल्स के बारे में। इस कंपनी का IPO ओपन हो रहा है 3 अगस्त 2023 को और क्लोज हो रहा है 7 अगस्त 2023 को, और इसकी लिस्टिंग डेट है 16 अगस्त 2023। इसका प्राइस बैंड है 54 से 57 रुपीज पर शेयर का, और लॉट साइज है 260 शेयर्स का। इशू साइज है 1025 करोड़ रुपीज का, जिसमें से फ्रेश इशू है 600 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 425 करोड़ का। SBFC फाइनेंस की बात तो हमने कर ली। अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है। डन? ओके, ग्रेट। अब बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की ओर, जिसका नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक। कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड का IPO 4 अगस्त फ्राइडे से ओपन होगा, और 8 अगस्त ट्यूसडे तक आप इस IPO के लिए बिड कर सकते हैं। 1551 करोड़ रुपीस का ये IPO कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कॉनकॉर्ड बायोटेक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे APIs मैन्युफैक्चर सेल करती है। वैसे आपको पता ना हो तो बता दूं, कॉनकॉर्ड बायोटेक लेट श्री राकेश झुंझुनवाला की कंपनी रेयर एंटरप्राइजेस द्वारा बैक्ड है। कॉनकॉर्ड ग्लोबल स्केल पर ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोसप्रेसेंट्स में फर्मेंटेशन बेस्ड APIs यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करने में वॉल्यूम के बेसिस पे एक मार्केट लीडर है। फाइनेंशियल ईयर 22 में इनके पास फर्मेंटेशन बेस्ड API प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग म्यूपिरोसिन, सिरोलिमस, टैक्रोलिमस, माइक्रोफेनोलेट, सोडियम एंड साइक्लोस्पोरिन में वॉल्यूम्स के बेसिस पे 20% मार्केट शेयर था। API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मेडिसिन में यूज किए जाने वाला एक की इंग्रेडिएंट होता है। ये APIs वैक्सीन से लेकर एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल प्रोडक्ट्स और विटामिन जैसे वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी आज 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज जैसे कि USA, UAE और जापान को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। API का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन ये फर्मेंटेशन बेस्ड APIs क्या हैं? बिजनेस सेगमेंट डिस्कस करते हुए मैं ये अच्छे से समझा दूंगी, सो टेंशन नॉट। कॉनकॉर्ड बायोटेक के मेनली 2 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, फर्मेंटेशन बेस्ड APIs बनाना और फॉर्मुलेशंस। पहला सेगमेंट है फर्मेंटेशन बेस्ड APIs। कंपनी फर्मेंटेशन और सेमी सिंथेटिक प्रोसेसेस यूज करके बायोफार्मास्यूटिकल APIs का प्रोडक्शन करती है। फर्मेंटेशन बेस्ड APIs मतलब वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या इंटरमीडिएट्स जो माइक्रोबियल या सेल लाइन होस्ट फर्मेंटेशन का यूज करके बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई और स्ट्रेप्टोमाइसिड्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे पेप्टाइड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, DNA, RNA, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट और कुछ कॉम्बिनेशंस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आसान भाषा में आप दूध से दही बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही। कॉनकॉर्ड का दूसरा बिजनेस सेगमेंट है फॉर्मुलेशंस का। अपने APIs मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का फायदा लेते हुए 2016 में कॉनकॉर्ड बायोटेक ने फॉर्मुलेशन बिजनेस में कदम रखा, जहां कंपनी खुद के मैन्युफैक्चर्ड APIs का यूज करके मेडिसिन जैसे कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनाती है। उनकी फॉर्मुलेशंस इम्यूनोसप्रेसेंट्स, नेफ्रोलॉजी ड्रग्स और क्रिटिकल केयर के लिए एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स पे फोकस्ड है। इस सेगमेंट में कॉनकॉर्ड के पास 27 ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है। अब अगर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो इनके पास अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और तीनों ही गुजरात में मौजूद हैं। कंपनी के API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ढोलका और लिम्बासी में लोकेटेड हैं, और इसमें टोटल 41 मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक शामिल हैं जो प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि बढ़ते हुए डिमांड्स को पूरा किया जा सके। कॉनकॉर्ड की फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वल्थेरा में है, जहां टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स और इंजेक्शंस जैसी वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन बनाई जाती हैं विद एन एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 801.64 मिलियन यूनिट्स।
कंपनी की ढोलका और वल्थेरा फैसिलिटीज दोनों ने ही कई ओवरसीज रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा के इंस्पेक्शंस को पास किया हुआ है। कॉनकॉर्ड बायोटेक ने हाल ही में अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी एपीआई प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकें और कस्टमर्स की डिमांड को केटर कर सकें। 31 मार्च 2023 तक उनके पास 23 एपीआईज प्रोडक्शन में थे। 30 जून 2023 तक उन्होंने अपने एपीआईज के लिए वेरियस कंट्रीज में 128 डीएमएफ्स यानी कि ड्रग मास्टर फाइल्स फाइल किए, जिनमें से 20 यूनाइटेड स्टेट्स में, 65 यूरोप में और 4 जापान में थे। डीएमएफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रेगुलेटरी एजेंसीज का अप्रूवल लेने के लिए फाइल करना होता है। डीएमएफ में दवाई की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट्स क्वालिटी कंट्रोल एंड अदर टेक्निकल डिटेल्स चेक होते हैं। जब रेगुलेटरी एजेंसी डीएमएफ को अप्रूव करती है तभी कंपनी दवाई को उस देश में बेचना और मार्केट करना शुरू कर सकती है। अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट से रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में एपीआई से 89.23% रेवेन्यूज जनरेट हुए थे, जबकि फॉर्मुलेशंस के बिजनेस से 10.77% रेवेन्यू जनरेट हुआ था। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी हद तक उसके कस्टमर्स के साथ जुड़े हुए हैं। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास 200 से ज्यादा कस्टमर्स थे और ये 70+ कंट्रीज में अपने एपीआईज और फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट सप्लाई करती है। आने वाले समय में कंपनी अपने रेवेन्यू ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स बेस को बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए वो वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग एक्टिविटीज और रेगुलेटरी फाइलिंग्स पे फोकस करेंगे। कंपनी इंटस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जैसी कुछ फार्मा जायंट्स को अपने एपीआईज प्रोवाइड करती है और उनके साथ कॉनकॉर्ड ने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाए हुए हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2023 कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स उनके साथ ऑन एन एवरेज 8 सालों से जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में डोमेस्टिक सेल्स ने कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में 50.65% कंट्रीब्यूट किया था। 17.26% रेवेन्यू यूएसए से आया था और बाकी का दूसरी कंट्रीज से। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने 204.18 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया था। ये मेनली उनके लिम्बसी फैसिलिटी में प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के लिए हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका कैपेक्स 155.51 करोड़ रुपीस था, जो लिम्बासी और वल्थेरा की एपीआई फैसिलिटीज में हुए इंजेक्टेबल प्रोजेक्ट्स के लिए था। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने वल्थेरा में इंजेक्टेबल प्रोजेक्ट्स के लिए 145.01 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया था। चलिए अब मैं कॉनकॉर्ड की की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में आपको बताती हूँ। कंपनी की की स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप। कॉनकॉर्ड के मैनेजमेंट में एक प्रोमोटर लेड टीम है जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुधीर वैद हैं। वो पहले रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड से एसोसिएटेड थे और मैसर्स सुदमान कंसल्टेंट्स में उन्होंने प्लस केमिकल्स एसए, लेक फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स और बायोकॉन इंडिया लिमिटेड के लिए कंसल्टेंट का काम किया था। कॉनकॉर्ड बायोटेक की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को स्केल अप करने और R&D डिवीजन को डेवलप करने में उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। एक और प्रमोटर मिस्टर अंकुर वैद हैं जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उनके पास केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री है और उन्होंने रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MBA किया है। उनके 15 इयर्स के फार्मा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन के ग्रोथ में काफ़ी सपोर्ट किया है। इसके अलावा कंपनी की प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम में 1200 प्रोफेशनल्स हैं अक्रॉस R&D, प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड मार्केटिंग टीम्स। एज 31 मार्च 2023 तक कंपनी की टीम में 148 R&D, 290 क्वालिटी और रेगुलेटरी एंड 144 मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं। इसके अलावा हेलिक्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स और दूसरे को इन्वेस्टर्स कॉनकॉर्ड के फुल्ली सब्सक्राइब्ड और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 20% हिस्सा रखते हैं। हेलिक्स कैपिटल एशिया का एक लीडिंग हेल्थ केयर फोकस प्राइवेट इक्विटी फंड है। चैलेंजेस की बात करूं तो कॉनकॉर्ड के लिए एक की मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनकी रॉ मटेरियल्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल ईयर 23 में कॉनकॉर्ड का 32% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड उन्हें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था। हालांकि ये नंबर ओवर द ईयर्स काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के चलते ये फैक्टर काफ़ी क्रिटिकल बन सकता है।
इसके अलावा कंपनी का बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। ये मेनली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इनके वर्किंग कैपिटल डेज 229.25 थे। तो अगर कंपनी का कैश रोटेशन टाइम से नहीं होता है तो या तो उनके ऑपरेशंस अफेक्ट हो सकते हैं या फिर उन्हें डेट रेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। ये जो फिगर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं एक बार फिर ये सब क्रॉर्स में है। टोटल रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 630.75 पे है। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये इंक्रीज होके 736.35 पे आ गया। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये फिर से इंक्रीज होके 888.48 करोड़ पे आ गया। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 234.89 से कम होके ये 174.93 करोड़ पे आ गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में रिकवरी है और ये 240.08 करोड़ पे आ गया। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तो एबिटा मार्जिन है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 40.47, पैट मार्जिन है 28.14, आरओई है 20.06, ROCE है 24.27, कंपनी का पीई है 32.29 पे, जबकि इंडस्ट्री का पीई है 35.98 पे। नेट डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये है 0.02 जो कि नेग्लिजिबल है। 2 ईयर सेल्स CAGR की बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच तो ये 18.68% और 2 ईयर पैट CAGR इन द सेम पीरियड है 1.1% पे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट IPO डिटेल्स की। इस IPO की ओपनिंग डेट है 4 अगस्त 2023, इसकी क्लोजिंग डेट है 8 अगस्त 2023 और ये लिस्ट हो रहा है 18 अगस्त 2023 को। इसका प्राइस बैंड है 705 से 741 रुपीज का और लॉट साइज है 20 शेयर्स का। इशू साइज है 1551 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है, इसमें फ्रेश इशू नहीं है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस SPFC फाइनेंस और कॉनकॉर्ड बायोटेक के बिजनेस और IPO का। आप इनमें से कौन से IPO में अप्लाई करने वाले हैं हमें कमेंट सेक्शन में कंपनी का नाम टाइप करके बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.